महाराष्ट्र की राजनीति में एक के बाद एक आए मोड़ के बाद एकनाथ शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राजभवन में एक पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राजभवन में एक सादे समारोह में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पद और गोपनीयता की इन दोनों को शपथ दिलाई। शिवसेना से बगावत के बाद तमाम अटकलों का दौर चल रहा था, जिस पर से आज आखिरकार पर्दा उठ ही गया। महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। आज महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ भी हुआ उसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता था। आज शाम को बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के नाम के तौर पर एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान कर सभी को चौंका दिया। फडणवीस ने ऐलान किया कि वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, लेकिन ठीक 40 मिनट बाद जेपी नड्डा आए और बोले फडणवीस बड़े दिल वाले हैं, वो सरकार में डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे। और कुछ देर बाद अमित शाह ने भी फडणवीस की नई सरकार में शामिल होने के बात पर मुहर लगा दी और उन्होंने मंत्री पद की शपथ भी ले ली। मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन। और इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सुबोध मिश्रा जुड़ गए हैं। सुबोध, 10 दिनों तक चला ये सियासी ड्रामा और किसी ने नहीं सोचा था कि इस सियासी ड्रामा का क्लाइमैक्स कुछ इस तरीके से हम सबके रूप में सामने आएगा, क्योंकि लग तो यही रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित होंगे और वहीं एकनाथ शिंदे जो होंगे वो डेप्यूटी सीएम बनेंगे। लेकिन खेल उल्टा हुआ और देवेंद्र फडणवीस हाई कमान, बीजेपी के हाई कमान के आदेश के बाद, जैसा वो कहते हैं, उसके बाद उन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के रूप में मिला। ये जो पूरा घटनाक्रम है पूरे दिन का आज का, क्या देखा आपने और कैसे समझे इसे? सती, ये पूरा घटनाक्रम है, इससे एक बात तो साफ है कि बीजेपी जो पार्टी है कितनी अनुशासित है और यहाँ पर कोई कितना भी बड़ा नेता है उसके बारे में कितनी भी बातें हों, लेकिन यहाँ पर अनुशासन से चलते हैं और जो हाई कमान से जो आए हुए आदेश हैं उनके पालन होते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जब दोपहर में ये जब घटनाक्रम हो रहा था तो पहले एक चौंकाने वाली खबर आती है, क्योंकि सभी जगह पर यही चर्चा थी कि देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बनेंगे। ये लगभग सबको ये लगा था और ये था कि आज ये शपथ विधि होगी तो इन दोनों की होगी और कुछ की होगी, इस पर चर्चा चल रही थी कि बाकी क्या होगा। लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने चौंकाया सबको कि एकनाथ शिंदे हैं वो मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा उनको चौंका दिया हाई कमान ने कि आप भी डीसीएम रहेंगे, आप भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनेंगे और आप इसकी शपथ लेंगे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सिर्फ मुख्यमंत्री की ही सिर्फ शपथ विधि होगी और मैं बाहर से सपोर्ट करूंगा, लेकिन जैसे ही हाई कमान का ये आदेश आया तो उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी शपथ ली डेप्यूटी सीएम के तौर पर। और अब जो है आगे भी जो ये मैसेज था ऊपर से जो दिल्ली से था, ये मैसेज पहुंचाया गया पूरे जो बीजेपी की जो महाराष्ट्र प्रदेश कमेटी है उसको भी ये मैसेज पहुंचा है। अब जो भी चीज़ें होंगी, क्योंकि अब सबसे इम्पोर्टेंट होगा
कि शिवसेना और भाजपा इन दोनों में जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग हैं, उनका किस तरह से बंटवारा होता है। क्या मुख्यमंत्री, जो सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग है वो गृह मंत्रालय का है, तो क्या मुख्यमंत्री अपने साथ गृह मंत्रालय रखेंगे या फिर बीजेपी के पास हो जाएगा, वित्त मंत्रालय किसके पास जाएगा? क्योंकि कुछ ऐसे विभाग हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो किसके किसके पास जाएंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि शिवसेना के कितने जो विधायक हैं उनको इसमें लिया जाएगा और बीजेपी के कितने विधायक हैं वो आएंगे। ये कल जो है एक मीटिंग है, उस मीटिंग में भी काफ़ी कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन जहां तक सूत्रों की माने तो 3 तारीख के आसपास ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से पुख्ता साफ हो जाएंगी और सारी चीज़ें कर ली जाएंगी। जी बिल्कुल, तो किसको क्या विभाग मिलेगा, जल्द ही इसका भी इस पर क्लैरिटी मिल जाएगी। फिलहाल इस जानकारी के लिए धन्यवाद करेंगे। आपको याद होगा 2019 में जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे और उनके साथ शिवसेना की सरकार थी, तब इसी बात पर मतभेद हुआ था। सीटों के बंटवारे पर मतभेद पर ही सरकार टूटी थी जब महाविकास अघाड़ी आई थी और उसके बाद कुछ यही समीकरण के साथ अब नई सरकार बनी है। दिलचस्प होगा देखना अब किसको कौन सी सीट मिलती है इस नई समीकरण के तहत। इस बीच प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है और शरद पवार, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तरफ से ट्वीट सामने आया है। हम आपको बताएं वो क्या लिखते हैं। महाराष्ट्र के सीएम पद के लिए एकनाथ शिंदे के नाम की घोषणा के बाद एनसीपी पवार शरद पवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और ट्वीट उन्होंने किया और कहा, एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने पर बधाई। पूरी उम्मीद है कि उनके द्वारा महाराष्ट्र के हितों की रक्षा की जाएगी। पवार ने कहा कि स्वर्गीय यशवंतराव चौहान, बाबा साहेब भोसले, पृथ्वीराज चौहान के बाद मुझे खुशी है कि एक और सत्तार कर मुख्यमंत्री बने। और आइए अब आपको दिखाते हैं दिन भर की पूरी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज उदयपुर में जिहादी हमले के शिकार कन्हैया लाल के घर वालों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को ढांढस भी बंधाया। आपको बताएं कि सीएम ने कन्हैया लाल के परिवार को 51 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। इस दौरान गहलोत ने कहा कि एनआईए 1 महीने के अंदर इस केस में जल्दी उन्हें सजा दिला दे। उन्होंने कहा कि कन्हैया को सुरक्षा दी गई या नहीं, क्या कमी रही, सभी चीजें जांच में सामने आ जाएंगी। सीएम ने कहा कि जांच निष्पक्ष होगी और उनकी सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। उदयपुर के कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के आरोपी रियाज अहमद और गौस मोहम्मद को लेकर एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। एनआईए सूत्रों के अनुसार रियाज और मोहम्मद गौस राजस्थान के 8 जिलों में आईएसआईएस के लिए स्लीपर सेल बना रहे थे। दोनों उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, राजसमंद, टोंक, बूंदी, बांसवाड़ा, जोधपुर जिलों में धर्म के नाम पर युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे। सूत्रों का यह दावा है कि दोनों गरीब और बेरोजगार युवाओं को उकसाकर स्लीपर सेल बनाते थे। इसके लिए अरब देशों से फंडिंग भी की गई। रियाज और गौस मोहम्मद फंडिंग के लिए 2014 और 2019 में सऊदी अरब और 2017-18 में नेपाल गए थे। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कोर्ट ने कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस अब जग्गू भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी। जांच में यह पता चला है कि मूसेवाला की हत्या में सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह ही शामिल नहीं था, बल्कि इसमें गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया भी शामिल था। आरोप है कि गैंगस्टर जग्गू ने बिश्नोई गिरोह को 2 शूटर्स जगरूप रूपा और मन्नू कुसा उपलब्ध करवाए थे। दोनों शूटर्स अभी भी फरार हैं। भीषण गर्मी से परेशान दिल्ली में लोगों को बड़ी राहत मिली है। राजधानी में मानसून की शुरुआत के साथ ही भारी बारिश हो रही है। शहर के जिन हिस्सों में आज बारिश हुई उसमें ईस्ट ऑफ कैलाश, बुराड़ी, शाहदरा, पटपड़गंज, आईटीओ क्रॉसिंग और इंडिया गेट शामिल हैं। इन इलाकों में आज तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी की माने तो राजधानी में कल रात यानी 29 जून से ही मौसम में बदलाव नजर आ गया था और आज सुबह दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में बादल छाए हुए हैं। शहर के कुछ हिस्सों में लगातार हुई बारिश के कारण सड़कों पर पानी भी जमा हो गया।
वहीं गुजरात के भावनगर में बुधवार को 3 घंटे में ही 6 इंच बारिश से बाढ़ के हालात बन गए। वहीं वलसाड में बुधवार रात को 4 घंटे में ही 5 इंच बारिश हो गई। भारी बारिश से सड़कें नदियां बन गई। भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। लोग देर रात तक घर से पानी निकालने के लिए संघर्ष करते रहे। पूरे जिले की बात करें तो वलसाड शहर में 158, वापी में 50, पारडी में 80, धर्मपुर में 23, कपराडा में 9 और उमरगाम तहसील में 4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। भावनगर के जलाशयों में भी ओवरफ्लो की स्थिति बन गई है। दूसरी तरफ मणिपुर में लगातार हो रही बारिश के बीच बुधवार की रात नोनी जिले में भारी भूस्खलन हुआ। जिरीबाम में से इम्फाल तक निर्माणाधीन रेलवे लाइन की सुरक्षा के लिए तैनात सेना की 107 प्रादेशिक सेना की एक कंपनी चपेट में आ गई। सूत्रों के मुताबिक इस हादसे में 7 सैनिकों की मौत हो गई और 23 जवान लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टेरिटोरियल आर्मी की ये कंपनी मणिपुर के नोनी जिले के टुपुल रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा में तैनात थी। एक अधिकारी का कहना है कि खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू मिशन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी अच्छी खबर आई है। आरबीआई ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था सुधार की राह पर है, लेकिन महंगाई, ग्लोबल चुनौतियां और जियोपॉलिटिकल जोखिमों पर करीब से नजर रखने की आवश्यकता है। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर ग्लोबल हालात का असर दिख रहा है, लेकिन ये सुधार की राह पर है। आरबीआई ने कहा कि अचानक लगने वाले झटकों का सामना करने के लिए बैंकों के साथ ही एनबीएफसीज के पास भी पर्याप्त कैपिटल बफर है। साथ ही आरबीआई ने कहा, ज्यादा चिंता की बात यह है कि महंगाई पिछले 5 महीनों से तो उसे 6% के टॉलरेंस रेंज के 6% अपर बैंड से ऊपर बनी हुई है। कारोबार करने के लिए बेहतर राज्यों की सूची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में बढ़िया प्रदर्शन करने वाले 7 राज्यों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान रिपोर्ट को लागू करने के मामले में बेहतर प्रदर्शन इन्होंने किया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मध्य प्रदेश हैं, जिन्हें रैंकिंग में लक्ष्य हासिल करने को लेकर सफल राज्यों के रूप में शामिल किया गया है। एस्पायर कैटेगरी में असम, केरल और गोवा सहित 7 राज्यों को शामिल किया गया है। बढ़ती महंगाई के बीच छोटी बचत योजनाओं पर ज्यादा ब्याज की उम्मीद कर रहे लोगों को झटका लगा है। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी इन योजनाओं पर आपको पहले की ही तरह ब्याज मिलता रहेगा। आपको बता दें कि छोटी बचत योजनाओं में पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग स्कीम समेत अन्य योजनाएं आती हैं। और आइए अब देखते हैं आज की कवर स्टोरीज। कवर स्टोरी की शुरुआत जरूरी और प्रमुख खबर के साथ। 1 जुलाई से कई चीजें आपके लिए बदलने वाली हैं। आपके किचन से लेकर आपके निवेश तक कई बदलाव होने जा रहे हैं। क्या है ये बदलाव जिनका आप पर पड़ेगा असर, ये समझते हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से। बताइए। देखिए 8 बड़े बदलाव होंगे जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप देखें तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगेगा। ऑटो कंपनियां अपनी कीमतें बढ़ाएंगी। और तीसरा बड़ा बदलाव ये होगा कि आईपीओ के नियमों में जो है कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो एंकर के जो 50% निवेश होते हैं, इसका लॉक इन पीरियड जो है बढ़ाकर 90 दिन कर दिया जाएगा। चौथा बड़ा बदलाव ये हो रहा है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जो नियम है, इनमें भी ढेर सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले कि अगर आप क्रेडिट कार्ड की जो बिलिंग है, इसकी साइकिल चुनने का आपको पूरा हक मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप देखें तो क्रेडिट कार्ड कैंसिलेशन अगर आप खुद करते हैं और कंपनी इसको प्रोसेस करने में देरी लगाती है, तो जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है उसको प्रतिदिन 500 रुपये का जो भरजाना है वो आपको देना होगा। साथ में अगर आप देखें तो कल से जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ ला पाएंगे। इससे पहले अगर आप देखें तो सेबी ने जो है वो रोक लगा दी गई थी। और छठा बड़ा बदलाव ये होगा कि डीमैट अकाउंट को जो है आपको टैग करना होगा। और अगर आप इसने टैग नहीं किया है तो जो सिक्योरिटीज़ का क्रेडिट या डेबिट जो है इसमें मुमकिन नहीं होगा। क्रिप्टो पर 1% TDS लगेगा। इससे पहले हमने देखा कि क्रिप्टो में बड़ी बिकवाली ऑलरेडी आ चुकी है। और पैन और आधार को लिंक करने के लिए जो है आखिरी मौका मिलेगा, नहीं किया है तो 1000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। तो ये 8 बड़े बदलाव है जहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए।
तो 1 जुलाई से कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। उनमें से एक होने वाले प्रमुख बदलावों में से एक है सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगना। यानी कि कल से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर बैन लग जाएगा और ना ही दुकानदार इन्हें बेच पाएंगे और साथ ही आप इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्माण, भंडारण, आयात, वितरण, बिक्री और उपयोग समेत हर चीज पर प्रतिबंध लग जाएगा। आज इंडिया 360 डिग्री में हम आपको बताएंगे कि किन उत्पादों पर बैन लगा है और आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक है क्या। सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जिसे एक बार ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्लास्टिक को आसानी से नष्ट भी नहीं किया जा सकता, मतलब ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। इसे रिसाइकल करना भी मुश्किल होता है और इस वजह से ये प्रदूषण बढ़ाने का काम करता है। सिंगल यूज प्लास्टिक से पर्यावरण में जहरीले रसायन शामिल होते हैं जो इंसान और पशु दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। इस बैन को लगाने के पीछे सरकार की मंशा यही है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। सरकार इस कदम को लेकर प्रतिबद्ध नजर भी आ रही है। इसलिए सरकार ने पहले ही निर्देश दे दिया था कि 30 जून तक सिंगल यूज प्लास्टिक का पूरा स्टॉक खत्म कर दिया जाए। पर सवाल ये उठता है कि 1 जुलाई से किन आइटम्स पर प्रतिबंध लगेगा। तो आपको बताएं, 1 जुलाई से 19 सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें आपके रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं, जैसे कि स्ट्रॉ, ईयरबड्स, गुब्बारे, उसमें लगने वाला जो प्लास्टिक की स्टिक होती है, सजावट में इस्तेमाल होने वाला थर्मोकॉल, कैंडी स्टिक, प्लास्टिक के कप समेत तमाम सिंगल यूज उत्पाद मौजूद हैं। इन नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ा एक्शन लिए जाने की भी तैयारी है। अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना या जेल तक उसे जाना पड़ सकता है, जिसमें 7 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी है। कारोबारियों का मानना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन पर्यावरण के लिए तो अच्छा कदम है, लेकिन इसका खामियाजा आम उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ेगा। आजकल विकल्प के तौर पर स्टील, सिरेमिक, बांस को अपनाया जा रहा है। फिलहाल बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्पों की बात करें तो प्लास्टिक की प्लेट का 50 का सेट 80 से 100 रुपए में मिल जाता है, लेकिन हार्ड पेपर की 25 प्लेटों का सेट करीब 250 रुपए में पड़ता है। इसके अलावा गुब्बारों का फिलहाल कोई विकल्प ही मौजूद नहीं है। सबसे ज्यादा बवाल तो पेपर स्ट्रॉ को लेकर है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन में फ्रूटी जैसे प्रोडक्ट के साथ आने वाली स्ट्रॉ भी शामिल है। अब दूसरी स्ट्रॉ शामिल करने पर उन्हें उत्पादों की कीमत भी बढ़ानी होगी, यानी कि इस फैसले से आम आदमी पर महंगाई की मार भी पड़ना तय है। और सिर्फ आम आदमी ही नहीं, बल्कि इस फैसले की मार छोटे कारोबारियों पर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। कुछ जानकार मानते हैं कि इस प्रतिबंध का असर सीधे तौर पर लघु उद्योगों पर होगा। आंकड़ों की माने तो प्लास्टिक उद्योग से भारत में 40 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। इस प्रतिबंध के बाद इनके रोजगार पर संकट आ जाएगा। हालांकि अच्छी बात इसमें यह है कि इन सभी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के विकल्प भी तैयार किए जा रहे हैं। 200 कंपनियां ऐसे ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स बना रही हैं। कई स्टार्टअप्स भी सामने आए हैं जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के विकल्प के तौर पर कागज के प्रोडक्ट्स बनाकर पेश कर रहे हैं और रोजगार की नई उम्मीद जगा रहे हैं। आइए अब चर्चा करते हैं और जरा समझते हैं पर्यावरण या कारोबार दोनों का संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन से क्या फायदा होगा, क्या इसका असर पड़ेगा, ये दोनों समझना बेहद जरूरी है। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट किशोर संपत साहब और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन की पूर्व सलाहकार संचिता जिंदल। संचिता और किशोर जी और संचिता जी दोनों का बहुत स्वागत करते हैं हम इस बेहद ही खास चर्चा में। सबसे पहले किशोर जी आपसे ही समझना चाहेंगे, अब तो कल से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन है, पूरी तरह तैयार हैं आप? नमस्कार मैडम, हम चैनल के आभारी है कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया इस चर्चा के लिए। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये जो बदलाव होने वाला है वो बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। ये सिंगल यूज प्लास्टिक इंडस्ट्री से आपको जान के हैरानी होगी कि लगभग 88,000 छोटे उद्योग जुड़े हुए हैं। ये नंबर है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन के हिसाब से। और
जैसा आपने कहा 40 लाख लोग से ज़्यादा लोगों को इसका रोजगार दारोमदार है, प्लस 25,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट है। तो जहाँ तक इंडस्ट्री को, जैसे मैंने कहा कि 88,000 कारखाने इससे जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। लोगों ने लोन लिए हुए हैं और बहुत बड़ा चेंज है। तो इंडस्ट्री को इससे बहुत नुकसान होगा, क्योंकि लोगों के उद्योग में पैसे लगे हुए 39,000 करोड़ रुपीस का इस चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट है। और बहुत सारा इंडस्ट्री को और टाइम चेंज करने के लिए चाहिए, और विकल्प भी इसके लिए अभी तक तैयार नहीं है। इंडस्ट्री भी तैयार नहीं है और इसके बाकी विकल्प भी अभी तक तैयार नहीं है मैडम। किशोर जी, क्योंकि कई बार ये जो टाइमलाइन थी वो एक्सटेंड की गई, कई बार सरकार से इस पूरे मुद्दे पर बार बार समय आगे बढ़ाया भी गया, बार बार सरकार की तरफ से कहा भी जा रहा था कि हाँ सिंगल यूज प्लास्टिक क्योंकि हानिकारक है, और आपने खुद भी कहा कि पर्यावरण के प्रति आप भी काफी ज्यादा सजग हैं। क्यों नहीं इसकी पहले तैयारी कर ली गई? आप जैसा कह रहे हैं कि 88,000 छोटे उद्योग इससे शामिल है, कई लाख लोगों का जो रोजगार है इससे जुड़ा हुआ है, 39,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अगर पहले से ही चरणबद्ध तरीके से इसके लिए तैयारी कर ली जाती, विकल्प ढूंढ लिया जाता, तो शायद इतने बड़े नुकसान के रूप में इसको ना देख पाते हम। देखिए मैडम, सबसे पहले तो इंडस्ट्री के व्यू के हिसाब से मैं बता दूं कि हम गवर्नमेंट के साथ ही है, और हम अपने लिए और अपने देशवासियों के लिए एक स्वच्छ भारत और एक क्लीन एनवायरनमेंट हम सबको चाहिए। लेकिन ये इतना बड़ा बदलाव है, जैसे मैंने आपसे कहा 88,000 फैक्ट्रियां लगी हुई है, प्लस जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारी 150 करोड़ लोगों की हिंदुस्तान की आबादी है। आज हमारे हिंदुस्तान के साइंटिस्ट इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो है उनके पास उन्होंने टेक्नोलॉजी दी हुई है। तो आप सोचिए कि जो टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में अवेलेबल है, तो हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए ताकि ये टेक्नोलॉजी हम पूरे इंडस्ट्रीज को दे सके। हमारे जो कारीगर है, वर्कर है, वो सब वर्करों को हम लोग ट्रेनिंग दे सके। और आपको जान के ये ताजुब होगा कि अपना इंडिया के अंदर ग्लोबल पर कैपिटा कंजम्पशन सिर्फ 12 किलो है, और ग्लोबल एवरेज जो है वो 40 किलो है, और अमेरिका जैसे देशों में 100 किलो का पर कैपिटा कंजम्पशन है। तो आप सोचिए कि हम बहुत अच्छा, हम लोग का कम कंजम्पशन है, और इंडिया का रिसाइकलिंग रेट 60% 90% तक का है, विच इज़ अमंग्स द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। सो वी आर डूइंग वेरी नाइसली। लेकिन अभी जो विकसित देशों के अंदर जो वेस्ट कलेक्शन, सेग्रीगेशन की जो अरेंजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमारे पास इस वक्त भारत देश में नहीं है। तो आप सोचिए इतने बड़े देश के अंदर हमें सबसे पहले तो एक जन जागृति करनी पड़ेगी, उसके लिए अपने को समय चाहिए, प्लस ये वेस्ट कलेक्शन, वेस्ट सेग्रीगेशन एट सोर्स, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने को तैयार करना पड़ेगा। प्लस जो हमारी जो इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री को नए प्रोडक्ट्स, नई टेक्नोलॉजी वो डिज़ाइन करनी पड़ेगी। जो ऑल्टरनेटिव्स है वो ऑल्टरनेटिव की हमको तैयारी करनी पड़ेगी। तो मतलब ये काम बहुत बड़ा है। हम गवर्नमेंट के साथ ही काम करते, लगभग 1 साल 2 साल से हम गवर्नमेंट के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी हमको सपोर्ट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ ही हमको और सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री के पैसे लगे हुए हैं और ये इतना बड़ा काम है कि वो 6 महीना 12 महीने के अंदर नहीं हो सकता है, क्योंकि एक लोगों की जीवन शैली अपने को बदलनी पड़ेगी, एक जन आंदोलन करना पड़ेगा, एक अवेयरनेस कैंपेन करना पड़ेगा, तभी ये प्रॉब्लम का हल होगा। टेक्नोलॉजी है फॉर एंड ऑफ लाइफ सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक्स, लेकिन वो अपने को इंडिया में अडॉप्ट करना पड़ेगा मैडम। तो सोल्यूशन प्लास्टिक का क्या है ये समझना जरूरी है। आपने वेस्ट कलेक्शन, सेग्रीगेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की यहाँ पर किशोर जी। मैं संचिता जी को यहाँ पर लाना चाहूंगी, क्योंकि वो बहुत ही बेहतर ढंग से पर्यावरण के संदर्भ में हमें बता पाएंगी कि सबसे पहले, क्योंकि प्लास्टिक हमारे जिंदगी का इतना अटूट हिस्सा बन गया है संचिता जी, हमारे डेली लाइफस्टाइल में कम से कम ऐसे 100 प्रोडक्ट्स होंगे जिसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। बस सब फिलहाल तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन की यहाँ पर बात की जा रही है, जिसको जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है और जिसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता। क्या है इसका विकल्प, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। और विकल्प पहुंचना या अवेलेबल होना, ये कितनी देर में हो सकता है? थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस चैनल में आमंत्रित करने के लिए और बुलाने के लिए, एंड फॉर टू डिस्कस सच एन इम्पोर्टेंट इश्यू। सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि जैसा आपने कहा कि हाँ बिल्कुल, प्लास्टिक इज एन इनएविटेबल प्रोडक्ट जो हमारी बिल्कुल जीवन शैली का बिल्कुल पद्धति का एक हिस्सा बन चुकी है, और इसको अलग करना बहुत मुश्किल है।
पर इसके साथ साथ ही जैसा अभी किशोर जी ने कहा कि हम सब लोग हिंदुस्तान में इतना इसको अब्यूज किया है इस मटेरियल को कि दिस वंडरफुल मटेरियल हैज बिकम सच अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। तो इसके विकल्प जिसमें जहां जहां कहा जाए कि बैनिंग जहां तक वो है, आपको पता होगा कि सबसे पहले गवर्नमेंट ने मार्च 2021 में इसका एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था। अगर बैनिंग उसके विकल्प अवेलेबल नहीं थे तो मुझे लगता है उसी वक्त बहुत कुछ मना करना चाहिए था इसकी तरफ कि इसको बैन नहीं किया जाए या इसको ज्यादा टाइम और चाहिए। एनीवे नाउ दिस इज नॉट द पॉइंट नाउ टू डिस्कस कि इसको बैन करना चाहिए या नहीं, पर विकल्प की जहां तक बात है, मुझे लगता है 1-1.5 साल इंडस्ट्री को मिला था इसको चेंज करने के लिए। और अब हम जो कहते हैं कि बहुत सारे नाव नए कहते हैं ना, जिसको कि आविष्कार ही जरूरत ही आविष्कार की जननी है, तो अब धीरे धीरे बहुत सारे विकल्प आगे आ रहे हैं। बायोप्लास्टिक्स एंड बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, दीज आर द टू मेजर फील्ड्स वेयर दी नाउ दी जिसकी तरफ की रिसर्च जा रही है और नाउ फीजिबल सॉल्यूशंस आ रहे हैं। ऑल्दो इकोनॉमिकली कितना वायबल होगा ये अभी देखने की जरूरत है। इसके साथ साथ ही जैसे अब बहुत कुछ हर तरफ हम देख रहे हैं कि पेपर स्ट्रॉज, पेपर के प्रोडक्ट्स, पेपर प्लास्टिक बैग्स, उसके बाद जूट बैग्स, ये सब शुरू हो गए हैं। पर इन सब के लिए भी हमें अभी मुझे लगता है हम बहुत जल्दी में हैं, बहुत मैच्योर पे नहीं पहुंचे हैं। हमें पूरा लाइफ साइकिल एनालिसिस करने की जरूरत है कि पेपर वेदर दीज आर रियली गुड अल्टरनेटिव्स फॉर द प्लास्टिक। तो मैं जहां तक सोचती हूँ कि ऑल्दो दीज आर बहुत सारे प्लास्टिक अल्टरनेटिव्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो बैन किया है स्टायरोफॉर्म का, उसकी जगह प्रोबेबली पूरा कंप्लीटली स्टायरोफॉर्म को नहीं बैन करके मे बी वी कैन शिफ्ट टुवर्ड्स द पीईटी मटेरियल and we start giving the thickness and the standards of the product, तो वो भी एक विकल्प है। पर इसके साथ साथ बायोप्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल ये भी विकल्प है। प्लस पर जो भी हम विकल्प लेते हैं, मुझे लगता है उसको हमको पूरा लाइफ साइकिल एनालिसिस करके ही एक अराइव करना चाहिए। तो अभी मुझे संचिता जी, आप विकल्प की जब बात कर रही हैं तो इसमें डेफिनेटली एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, या जब हम जैसे अब जब 1 जुलाई से सिंगल प्लास्टिक यूज को बैन की बात कर रही है, उससे पहले कहा गया कि आप सब अपने स्टॉक खत्म कर लीजिए। जब सारे स्टॉक तो पॉसिबल नहीं है खत्म हुए होंगे, तो ये जो स्टॉक है जो अभी पड़ा हुआ है जिसका इस्तेमाल अब नहीं होगा 1 जुलाई से, इसको डिस्पोज करना या फिर इन ऑल, जो कि जैसा किशोर जी भी बता रहे थे, जो वेस्ट कलेक्शन है या सेग्रीगेशन है, इसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना सेट है हमारे कंट्री में अभी, वो कितना दुरुस्त है हमारे कंट्री में, क्योंकि ये भी तो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इस्तेमाल है। इस्तेमाल के साथ साथ अगर उसको सही ढंग से नष्ट ना किया जाए या सही ढंग से दूसरे फॉर्म में ना तब्दील किया जाए, वो भी इक्वली डेंजरस है। या बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और किशोर साहब ने भी सही कहा कि अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, स्पेशली सेग्रीगेशन एट सोर्स एंड प्लास्टिक सेग्रीगेशन। पर एट द सेम टाइम जैसे जब ईपीआर रूल्स आए हैं, अब नाउ इंडस्ट्रीज को अपना अलग अलग सेग्रीगेट करके उसको रिकलेक्ट करना है। वैसे ही यही चीजें हैं, बहुत ज्यादा जागृति की जरूरत है, हमको कंज्यूमर्स को बहुत जागृति लाने की जरूरत है। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर नेचुरली क्रिएट अभी तक उस स्टेज पे आया नहीं है, पर क्रिएट करना पड़ेगा। बट जहां तक स्टॉक्स का सवाल है, मैं ये कहूंगी कि 1.5 साल गवर्नमेंट ने 1.5 साल दिया था इन सारे मैन्युफैक्चरर्स को टू स्विच ओवर टू द न्यू प्रोडक्ट्स और टेक केयर ऑफ देयर ओल्ड इन्वेंटरीज। तो बहुत सारे विकल्प हैं उनको खत्म करने के लिए भी। ऐसा बिल्कुल ये नहीं है कि उनको कोई हम डिस्पोज ऑफ करके कोई जला रहे हैं या फेंक रहे हैं, उनको रिसाइकलिंग में भी वापस लिया जा सकता है। तो विकल्प तो हैं, पर हमें नेचुरली सोर्स सेग्रीगेशन के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, ये तो सच बात है कि सरकार का एक कदम सही दिशा में लिया गया कदम है, लेकिन
एक ब्लैंकेट बैन से, जैसा किशोर जी कह रहे थे, कि कई रोजगार, कई उद्योगों को, खासतौर पर छोटे जो उद्योग हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है, जिसको समझने की जरूरत भी है। साथ ही साथ हमारे पर्यावरण के प्रति जागरूक होने की भी जरूरत है। किशोर जी कह रहे हैं कि थोड़ा और समय अगर दे दिया जाता तो शायद धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से इसके विकल्प को भी हम उतना ही सही ढंग से अपना पाते जितना कि अब तक सिंगल यूज प्लास्टिक को अपना रहे हैं। आप दोनों ने हमारे सामने दोनों पक्ष रखे, आप दोनों का धन्यवाद करना चाहेंगे, किशोर संपत साहब और साथ ही संचिता जिंदल जी, इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जीएसटी के 5 साल की। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को लागू हुए 5 साल हो गए हैं और इन 5 सालों में इसमें कई तरह के बदलाव भी आए, लेकिन क्या इन 5 सालों में वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा को यह हासिल कर पाया है? इस रिपोर्ट से समझिए। एक जुलाई 2022 को जीएसटी 5 साल का हो जाएगा। देश की इनडायरेक्ट टैक्स प्रणाली को जीएसटी के तौर पर एकीकृत किया गया था। जीएसटी को लागू करने के पीछे सबसे बड़ी सोच वन नेशन वन टैक्स की थी, यानी कि एक देश एक टैक्स। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया था कि जीएसटी का मतलब एक देश सिर्फ एक टैक्स नहीं है। 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में इसको लेकर तस्वीर साफ की थी। उन्होंने कहा था कि जीएसटी के तहत एक देश और सिर्फ एक टैक्स नहीं हो सकता है। जेटली ने कहा था कि जिन देशों में सिर्फ एक टैक्स रेट लागू है, वहां की ज्यादातर जनसंख्या गरीबी रेखा से ऊपर है। उन्होंने कहा कि भारत में जहां जरूरी और जीवन यापन की वस्तुओं को कम टैक्स स्लैब में रखा गया है, तो वहीं दूसरी चीजों को ज्यादा स्लैब रेट में। जीएसटी को वन नेशन वन टैक्स का दर्जा दिया गया था, तो इसके पीछे सिर्फ एक टैक्स रेट रखने की अवधारणा नहीं थी, बल्कि पहले के कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक टैक्स प्रणाली में शामिल करना लक्ष्य था। इसका मकसद हर दूसरे कदम पर अलग अलग तरह के टैक्स देने से आम लोगों और कारोबारियों को छुटकारा देना था। 5 साल के दौरान जीएसटी में काफी चीजें बदली हैं। जीएसटी लागू होने से आम आदमी को भी फायदा हुआ है। आम आदमी को कई रोजमर्रा की जरूरत की चीजें काफी सस्ते दामों पर मिलने शुरू हुई। तो वहीं सरकार का धीरे धीरे ही सही टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। ढेर सारे टैक्सेस के मुकाबले एक टैक्स व्यवस्था के तहत काम करने में छोटे दुकानदार से लेकर बड़ी कंपनियों तक को कारोबार करने में आसानी हुई है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिनमें 5 साल बाद भी बदलाव की दरकार है। इसमें टैक्स व्यवस्था को सरल बनाना भी शामिल है, क्योंकि आज भी जीएसटी फाइलिंग में अकाउंटेंट्स को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भले ही सिर्फ एक टैक्स ना चाहिए हो, लेकिन जीएसटी स्लैब्स को 5 से कम करने की बात भी समय समय पर होती रही है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लेने की मांग भी शुरुआत से ही उठ रही है, लेकिन इस पर जीएसटी काउंसिल अभी तक कोई भी फैसला नहीं ले सकी है। टैक्स व्यवस्था को ऑटोमेटेड बनाने के लिए सरकार ने ई इनवॉइस, ई वे बिल जैसे कई कदम उठाए, लेकिन जीएसटी पोर्टल और नेटवर्क में दिक्कतों की शिकायतें आज भी जारी हैं। 5 साल में जीएसटी में कई सकारात्मक बदलाव हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ और जरूरी बदलावों की जरूरत है ताकि जीएसटी ज्यादा गुड और सिंपल हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना के मोर्चे पर अपडेट आपको दें, देश और दुनिया में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के मामलों में फिर से दिख रही है रफ्तार, जिसे लेकर डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी जारी की है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि महामारी का खतरा कम भले ही हुआ हो, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में देश में बढ़ते कोरोना केस कम करने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप यानी आम लोगों पर भी है, और वो जिम्मेदारी है सावधान रहने की। आपने मास्क पहनना छोड़ दिया है, सोशल डिस्टेंसिंग भी अब ना के बराबर नजर आती है, लेकिन एक चीज जो साफ नजर आ रही है वो है कोरोना का बढ़ता ग्राफ। देश में कोरोना के मामलों में तेजी नजर आ रही है। 29 जून की बात करें तो देश में 18,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। एक्टिव केस भी 1 लाख के पार हो चुके हैं। देश में भी सबसे ज्यादा बुरा हाल केरल और महाराष्ट्र का है। महामारी के मामले में केरल सबसे आगे है। यहाँ 29 जून को 4,400 से ज्यादा मामले सामने आए। मौत के मामले में भी केरल टॉपर है। बुधवार को यहाँ 15 मरीजों की मौत हो गई।
राज्य में पॉजिटिविटी रेट 17.62% है। यही वजह है कि केरल ने अब मास्क अनिवार्य कर दिया है। केरल के बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र काबिज है। यहाँ एक बार फिर स्थिति चिंताजनक हो गई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 3,957 नए केस आए हैं, जबकि 7 संक्रमितों की मौत हुई है। मंगलवार के मुकाबले बुधवार को राज्य में नए केस 14% बढ़े हैं। राज्य में पॉजिटिविटी रेट 8.71% पर बना हुआ है। केरल और महाराष्ट्र के बाद इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली भी शामिल हो गए हैं। इन राज्यों में बुधवार को 1000 से ज्यादा नए केस आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन जारी है। अब तक की बात करें तो देश में 1,97 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। बुधवार को 14,17,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, लेकिन इसके बावजूद कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर कोरोना से बचना है तो हमें सतर्क और सावधान रहना होगा और कुछ पुरानी आदतों को फिर से अपनाना होगा। कई जगहों पर अब मास्क अनिवार्य नहीं है, लेकिन अभी भी मास्क पहनकर चलना फायदेमंद साबित होगा। इसके साथ ही जहां संभव हो वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, क्योंकि अगर आप सतर्क रहेंगे तो कोरोना से न सिर्फ खुद को बचाएंगे, बल्कि अपने आसपास रहने वाले दूसरे लोगों को भी सुरक्षित रखने में मदद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आपको मालूम है कि दुनिया की करीब 60% आबादी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है? ये करोड़ों लोगों की कमाई का साधन है। देश में हर यूजर करीब 2.5 घंटे सोशल मीडिया पर बिताता है। आज वर्ल्ड सोशल मीडिया डे पर हम इससे लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाले असर आपको बता रहे हैं और सोशल मीडिया लोगों को सोशल लाइफ से क्यों दूर कर रहा है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। सोशल मीडिया यानी मुट्ठी में कैद दुनिया, इतना फास्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म कि पल भर में छोटी बड़ी सभी खबर इस पर तुरंत आ जाती है। मनोरंजन से लेकर पढ़ाई लिखाई तक, खबर से लेकर कमाई तक, सोशल मीडिया एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर के अलावा ऐसे तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिसके लाखों करोड़ों यूजर्स हैं। दुनिया भर में सोशल मीडिया यूजर्स की कुल संख्या 4.5 अरब से ज्यादा है। इसमें सालाना 10% की दर से बढ़ोतरी हो रही है। भारत में सोशल मीडिया के सबसे ज्यादा यूजर्स यूट्यूब के हैं। एक आंकड़े के मुताबिक ये संख्या 46 करोड़ 70 लाख के करीब है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में यूट्यूब के कुल यूजर्स की संख्या 1 अरब 86 करोड़ के करीब है। इसमें सबसे ज्यादा यूजर्स भारत से हैं। करोड़ों लोगों के लिए ये न सिर्फ मनोरंजन और एजुकेशन का साधन है, बल्कि कमाई का भी एक बड़ा जरिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में YouTube से भारतीय यूजर्स को करीब 6,800 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। यह आमदनी 6.25 लाख लोगों के रोजगार का जरिया बनी। भारत में 1 लाख सब्सक्राइबर वाले YouTube चैनलों की संख्या 40,000 के करीब है। वहीं 10 लाख सब्सक्राइबर वाले YouTube चैनलों की संख्या 1200 के ऊपर है। YouTube के बाद भारत में 33 करोड़ के साथ Facebook यूजर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। आज के दौर में लोगों को एक दूसरे से मिलने का वक्त नहीं। ऐसे में Facebook लोगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। इसके जरिए कोई अपने विचारों को आसानी से लोगों तक पहुंचा सकता है। आप अपने बिजनेस को विस्तार यहाँ दे सकते हैं। वहीं ये जानकारी की लेन देन का सशक्त माध्यम है। लेकिन अगर कोई इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सावधानी से नहीं कर रहा तो वो फर्जी खबरों के साथ अराजक तत्वों का भी शिकार बन सकता है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म से साइबर बुलिंग, हेट स्पीच, डेटा चोरी, राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधों का खतरा बना रहता है। सोशल मीडिया का एक और सशक्त माध्यम ट्विटर है। भारत में इसके करीब 2.5 करोड़ यूजर्स हैं। फेसबुक की तरह राजनीतिक गतिविधियों से लेकर कारोबार तक ट्विटर एक बड़ा जरिया है। ये इकलौता ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म है जहां आपके एक ट्वीट से आपकी समस्या का तुरंत निदान संभव है। कुछ ऐसा ही लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है। भारत में इसके यूजर्स की संख्या 8 करोड़ के ऊपर है। ये प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ा मंच है जहां नौकरी वालों के लिए बेहतर अवसर तलाशने का मौका होता है। वहीं सेलेब्स के लिए इंस्टाग्राम एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया ने जिस तेजी से अपना दायरा बढ़ाया है और कामकाज को आसान किया है, उतनी तेजी से ही इसका दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया है। सोशल मीडिया की लत या गलत इस्तेमाल आपको मुसीबत में फंसा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद बताएंगे कि आखिर क्यों ग्रीस में टीवी पर दिखाया गया गाड़ी से तेल चोरी करने का तरीका।
They say innovative companies start in the garage. True story. Hey, Mercedes, show me what you got. Follow me. That's what I call aerodynamics. That's nothing. It's enough for me. Hey, Mercedes, watch out. Those lights are pretty smart. What's that, diamonds? You are thinking small. Pixels? Think bigger. Now that's electric. Come on, it's magic. Nice garage, by the way. The Institute of Chartered Accountants of India, second largest accounting body in the world, is celebrating 74th Chartered Accountants Day on 1st of July 2022. ICAI, a trusted partner in nation building since more than 7 decades. कहते हैं कि शिक्षा समाज के अंधेरे को दूर करती है, लेकिन अगर उस शिक्षा का रास्ता ही अंधेरे से होकर गुजरे तो उसका कितना फायदा होगा, जरा सोचिए। बिहार के मुंगेर की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां डीजे कॉलेज में परीक्षार्थियों के कमरे में लाइट न होने की वजह से उन्हें मोबाइल के टॉर्च जलाकर परीक्षा देनी पड़ी। बिहार के मुंगेर का ये R&DJ कॉलेज है। BA पार्ट 1 के छात्रों की परीक्षा हो रही है। विषय है इतिहास, और जिन हालातों में ये परीक्षा हो रही है वे अपने आप में ऐतिहासिक ही है। हालांकि इस मौके पर छात्रों के जज्बे की तारीफ हर कोई कर रहा है। पूरे कमरे में अंधेरा है, परीक्षा चल रही है, लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई तो छात्रों ने अंधेरा दूर करने के लिए मोबाइल का सहारा ले लिया और मोबाइल में टॉर्च से ही पूरी परीक्षा दी। लेकिन जिनके पास पेपर नहीं था उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। परीक्षार्थियों का कहना है कि इतिहास ऐसा विषय है जिसमें सबसे ज्यादा लिखना पड़ता है। परीक्षा केंद्र में अंधेरा होने के कारण ठीक से पेपर नहीं हो पाया है। बिहार की बिजली और शिक्षा के हालात की पोल खोलता ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूरी तरह से मुंगेर विश्वविद्यालय छात्रों के भविष्य को अंधकार में डालने का काम कर रही है। हालांकि कॉलेज प्रशासन इस घटना के लिए मौसम को जिम्मेदार ठहरा रहा है। प्रशासन का कहना है कि आंधी तूफान की वजह से बिजली कटी हुई है और जनरेटर भी खराब था, ऐसे में लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई। अब सोचिए कि जब शिक्षा के मंदिर का ही हाल ऐसा है तो उस मंदिर से पढ़कर निकलने वाले समाज का अंधेरा कैसे दूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। राजस्थान के झुंझुनू में पति पत्नी के बीच दहेज प्रताड़ना के एक मामले में मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 6 साल के बच्चे की कस्टडी मां को दे दी। लेकिन कोर्ट का यह फैसला बेटे को मंजूर नहीं था। फैसला सुनाए जाने के बाद बेटा और बाप दोनों एक दूसरे से गले मिलकर रोने लगे और ये दृश्य देखकर कोर्ट परिसर में कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। झुंझुनू के एसडीएम ऑफिस की ये तस्वीर देखकर किसी की भी आंखें भर आएंगी। 6 साल का जतिन अपने पिता से दूर जाना नहीं चाहता। पिता भी अपने बेटे से अलग होने को राजी नहीं है। पिता बार बार ये कहता रहा कि मुझे मेरे बेटे से अलग कर रहे हैं, मैं कैसे रहूंगा। लेकिन आखिरकार पुलिस ने बाप और बेटे को अलग कर ही दिया और फिर मां बेटे को लेकर चली गई। खबर राजस्थान के झुंझुनू की है, जहां एक पति पत्नी के बीच दहेज उत्पीड़न को लेकर विवाद चल रहा था। पति पत्नी के बीच मनमुटाव साल 2018 से ही था। पहले घर वालों ने समझाने की कोशिश की, बाद में गांव की पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने दोनों को समझा बुझाकर साथ में रहने के लिए राजी कर लिया, पर साल 2019 में बात फिर बिगड़ गई।
और मामला एसडीएम के पास तक पहुंच गया। सोमवार को इसी मामले में एसडीएम ने बेटे की कस्टडी मां को देने का फैसला सुना दिया। जतिन पिता को छोड़ने की बात से ही दुखी हो गया और पापा से लिपट कर रोने लगा। पिता बेटे से अलग रहने को राजी नहीं थे। लेकिन दोनों को पुलिस वालों ने अलग कर बेटे की कस्टडी मां को सौंप दी। कोर्ट में पिता और बेटे को इस तरह रोता देख सभी की आंखों में आंसू आ गया। झुंझुनू से संदीप केडिया, जी मीडिया। आइए अब आपको आज शेयर बाजार का हाल दे दें। मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार उतार चढ़ाव के बीच लाल निशान में बंद हुए। बाजार आज गिरावट के साथ खुले थे, लेकिन जल्द ही हरे निशान में आ गए। लेकिन दिन में उतार चढ़ाव जारी रहा। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 8 अंक की मामूली गिरावट के साथ 53,000 के पार और निफ्टी करीब 19 अंक टूटकर 15,780 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 155 अंकों की तेजी के साथ 33,425 के लेवल पर बंद हुआ। बाजार पर इस वक्त हमारे साथ ट्रेड स्पीड ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन है। संदीप जी, लाल निशान में बाजार की क्लोजिंग हुई है। अभी क्या एक्सपेक्ट करें बाजार के मूवमेंट के साथ? नहीं, ये तो आज के जो कटान थी काफी वॉलेटाइल था इंट्राडे मार्केट, और भले ही वो वॉलेटिलिटी एक नैरो रेंज में थी। सुबह नेगेटिव होके लास्ट में पॉजिटिव हुआ और पॉजिटिव होने के बाद फिर से लाल निशान में जस्ट बंद हुआ और एवरेज थोड़ी सी ऊपर ही आई है क्लोजिंग की। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट्स में ऊपर के लेवल्स पे एक प्रॉफिट बुकिंग होती है। 15,850-900 का एक रेंज है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, और नीचे के लेवल्स जो है अब 15,600-700 है जहाँ पे एक बार कहीं ना कहीं सपोर्ट भी मिलता मार्केट को। तो ये क्लियर है कि मार्केट एक नैरो रेंज में है। और आज की कटान के बाद अब कल देखते हैं। कल मुझे लगता है कि एक तो एक्सटेंडेड वीकेंड में हम जा रहे हैं। यूएस में 4 तारीख को वहाँ की इंडिपेंडेंस डे की वजह से भी बंद है। सैटरडे, संडे, मंडे 3 दिन वैसे बंद रहेंगे इंटरनेशनल मार्केट्स, क्योंकि अब हम लोग वैसे भी यूएस मार्केट से बहुत ज्यादा क्लूज लेने लगे हैं। और दूसरा, जिस तरीके से एक FIIs की सेलिंग चल रही है और करेंसी वीक हो रही है, आज भी नया लो करेंसी ने छुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि एक्सुबरेंस के साथ मार्केट में रहें और अननेसेसरली बाइंग की जाए। बट येस, स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक माहौल तो बना हुआ है, और ऑटो इंसुलरीज अच्छा कर रहे हैं। और कल इम्पोर्टेंट ऑटो इंडस्ट्री का भी डेटा है, जो कि ऑटो इंडस्ट्री का डेटा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये कहीं ना कहीं अगुवाई कर रहा है इस बार की जो भी एक सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को, उसमें ये अगुवाई कर रहा है। और आज बैंक निफ्टी पॉजिटिवली बंद होने में सक्षम रहा। सो लेट्स सी। ओवरऑल मुझे कोई बहुत बड़ी ऐसा लगता नहीं है कि कोई मद्दी सामने आनी चाहिए, और बहुत ज्यादा कोई तेजी भी नहीं दिख रही है। तो एक रेंज बाउंड मार्केट्स लग रहे हैं विथ सम बाउट्स ऑफ वॉलेटिलिटी। सो वी नीड टू बी कॉशियस। जी, बहुत धन्यवाद करेंगे संदीप जी बाजार पर अपनी राय रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरें। यूक्रेन और रूस में युद्ध के बीच नाटो ने फिनलैंड और स्वीडन को सदस्य बनने का न्योता भेजा है। फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने की दिशा में एक और कदम बढ़ाने पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रतिक्रिया सामने आई है। पुतिन ने कहा कि हमें यूक्रेन जैसी समस्या फिनलैंड और स्वीडन में से नहीं है। अगर दोनों देश नाटो में शामिल होना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर दोनों देश नाटो में शामिल हो गए तो हमारे रिश्तों में कुछ तनाव रहेगा। हालांकि इससे पहले व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अगर फिनलैंड और स्वीडन ने रूस की सीमा के पास हथियार तैनात किए तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। देश में अगर पेट्रोल और डीजल की कमी हो जाए तो कोई सरकार या तो सब्सिडी देगी या फिर दूसरी रियायतें देंगी, लेकिन ग्रीस में एक सरकारी टीवी चैनल ने इसका एक अनोखा तरीका ही निकाल लिया है। आपने टीवी न्यूज चैनलों पर तरह तरह की खबरें देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी न्यूज देखी है जिसमें चोरी कैसे की जाए ये बताया जाए? ग्रीस में कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ के सरकारी टीवी चैनल पर बताया गया कि आप किसी की गाड़ी से तेल चोरी कैसे कर सकते हैं। इसके लिए स्टूडियो में बाकायदा कार रिपेयरमैन को भी बुलाया गया, जिसने डेमो करके दिखाया कि तेल चोरी कैसे की जाए। ग्रीस में ईंधन के दाम आसमान छू रहे हैं। देश भर में लोगों को ईंधन की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल रूस यूक्रेन जंग के बीच यहाँ सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है और तेल की कमी का अनोखा सोल्यूशन निकाला यहाँ के सरकारी टीवी चैनल ने, लाइव टीवी पर तेल चोरी का तरीका बताकर।
सरकारी टीवी चैनल पर जब ये खबर दिखाई गई तो कई लोगों ने उनकी इस रिपोर्ट की खूब आलोचना की। सोशल मीडिया पर लोग चैनल के खिलाफ ट्वीट करते नजर आए और इस रिपोर्ट को चोरी को बढ़ावा देने वाला बता रहे हैं। एक यूजर ने सरकारी चैनल पर तंज कसते हुए कहा कि कार से तेल चोरी करने के 2 तरीके बताने के बाद अब ERT चैनल ये भी बताने की तैयारी कर रहा है कि घर के ताले कैसे खोलें और लोगों के पर्स कैसे चुराएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इजरायली संसद भंग कर दी गई है। एक स्पेशल बिल पास करके नए चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है। तमाम पार्टियां नए चुनाव कराने का समर्थन कर चुकी हैं। अब 1 नवंबर को नए चुनाव होंगे। 2019 से 2022 के बीच ये 5वां इलेक्शन होगा। नफ्ताली बेनेट सरकार में नंबर 2 रहे येर लैपिड को केयरटेकर सरकार की जिम्मेदारी दी गई है। कुछ दिन पहले ये माना जा रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू समर्थन जुटाकर फिर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी तय कर लिया कि नए चुनाव कराना ही बेहतर होगा। भीषण आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान में अब एक और बड़ा संकट सामने आ गया है। पाकिस्तान में इन दिनों कागज की भयंकर कमी है। हालत यह है कि यहाँ के कागज संगठनों का कहना है कि इस संकट के चलते अगस्त से शुरू हो रहे अकादमिक सत्र में छात्रों को किताबें नहीं मिल पाएंगी। इस आशंका के बीच पाकिस्तान के शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। देश के पेपर एसोसिएशन ने भी मामले में अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में छपाई और पैकेजिंग में करीब 18,000 कंपनियां शामिल हैं जो कागज की कमी से जूझ रही हैं। इंसान और जानवर की दोस्ती के कई किस्से आपने सुने होंगे। कई ऐसी तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं जो दुनिया में दोस्ती की मिसाल भी बनी। लेकिन जानवरों के साथ दोस्ती के मामले में डॉग्स सबसे अलग रहे हैं। कई बार डॉग्स ने दुनिया के सामने ये साबित किया कि इंसानों का उनसे अच्छा दोस्त कोई और नहीं हो सकता। इंसान और जानवर की दोस्ती कई बार मिसाल बनी है। ऐसे कई मौके आए हैं जब जानवरों ने साबित किया है कि वो ही इंसान के सबसे अच्छे साथी हैं और इस मामले में डॉग्स अक्सर सबसे बेहतर दोस्त साबित होते हैं। अब जॉर्जिया की ये तस्वीर देखिए। ये स्ट्रीट डॉग कैसे लोगों की सड़क पार करने में मदद करता है। बटूमी शहर का ये वीडियो बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीरों में देखिए कैसे जब तक लोग सड़क पार न कर जाएं, तब तक वह ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर और नीचे दौड़ता है। इस दौरान अगर कोई कार पास आती है तो वह भौंकने लगता है। इंस्टाग्राम पर इस स्ट्रीट डॉग को क्रॉसिंग गार्ड और जॉर्जिया की शान तक कहा जा रहा है। इस क्लिप को 16,000 से अधिक बार देखा जा चुका है। हालांकि उसका अकाउंट कौन हैंडल करता है इसका अभी पता नहीं चला है। इस स्ट्रीट डॉग को सम्मानित करने के लिए एक पेंटिंग भी बनाई गई है जिसमें वो जॉर्जिया के फ्लैग को पकड़े हुए दिखाई देता है। सड़क पार कराने वाला ये सेलिब्रिटी सचमुच इंसानों का सबसे अच्छा साथी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।